नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जो आधारित है सत्ता के बदलते समीकरण, अफसरों के बीच चल रही कानाफूसी और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। बीजेपी एक बार जोर शोर से लोकसभा 2024 की तैयारियों में लगी है। उसकी सारी उम्मीदें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं और उत्तर प्रदेश में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनमें राजभर की पार्टी इन दिनों बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षक है। या ये कह सकते हैं कि राजभर के लिए बीजेपी का दिल एकदम छटपटा रहा है कि उनको कैसे गले लगाया जाए, कितनी बार लगाया जाए, और गले लगाकर उनको अलग करने को बीजेपी नेता तैयार नहीं है। मामला देखिए, चूंकि लोकसभा चुनाव का जुड़ा है, तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो ऐसे में यूपी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। देश के अन्य राज्यों में बीजेपी की जो स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई है, उसकी भरपाई वो यूपी से करना चाहते हैं। ऐसे में ओपी राजभर, जो ओम प्रकाश राजभर हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, उनके दोनों हाथों में अचानक से लड्डू आ गया है। संयोग यह है कि राजभर के बेटे की शादी थी, उसका वो लड्डू खा ही रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ उनकी मेहमान नवाजी के लिए बीजेपी के नेता इतने आतुर हैं कि एक साथ कई डिब्बे लड्डू लेकर पहुंचे हैं। राजभर के यहाँ शादी समारोह में बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा लगा रहा, जो साफ है कि लोकसभा चुनाव के पहले राजभर और बीजेपी के बीच गठबंधन के संकेत हैं। राजभर के अगर आप देखिए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा संगठन के तमाम सारे दिग्गज नेता वहां पहुंचे। इतना ही नहीं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस के दौरे पर गए तो उन्होंने रात में सर्किट हाउस में बुलाकर ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। ये मुलाकात बड़ी अहमियत रखती है और ये दर्शाती है कि बीजेपी को इस समय राजभर के सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि राजभर उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 24 ऐसी सीटें हैं जिस पर थोड़ा ज़्यादा कहीं कम इस स्थिति में वो हैं और वो वोट को प्रभावित करते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी उन लोकसभा सीटों का आकलन भी करा रही है। उसमें से अगर हम कुछ सीटें बताएं आपको, तो जैसे घोसी, बलिया, गाजीपुर, लालगंज समेत कई सारी सीटें हैं जहां पर राजभर वोट है या ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा प्रभावित करती है चुनाव को। तो ये जो वक्त है, ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। राजभर सियासत में सक्रिय जरूर हैं, लेकिन नफम नहीं है, नुकसानमा है। उनकी तुलना में संजय निषाद की जो पार्टी है वो ज़्यादा नफम पहुंच गई। संजय निषाद मंत्री बन गए, उनका लड़का सांसद हो गया, उनका एक बेटा विधायक हो गया, लेकिन उनसे पहले विधायक जिता के लाए पिछली विधानसभा में 4, अब की 6 विधायक राजभर के पास हैं, लेकिन न खुद मंत्री बन पाए, न बेटा है उनको कुछ दिला पाए। तो भाई ये तो उनको लगता है कि राजनीति में ये अवसर निकलता जा रहा है, इसका भी कुछ इंतजाम होना चाहिए। तो अब ये राजभर के लिए एक ऐसा मौका है कि उनके भी हाथ खाली नहीं रहेंगे। माना यह जा रहा है कि राजभर लोकसभा की एक सीट बीजेपी के साथ गठबंधन में लेना चाहते हैं। शायद वो अपने बेटे अरविंद राजभर को लोकसभा का सांसद बनाने की इच्छा रखते हैं, जिससे गठबंधन में उसको टिकट मिले। इसके अलावा लोकसभा से पहले जो योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभावित है, उसमें वो अपने लिए भी एक कैबिनेट में सीट चाहते हैं, तो उनकी कैबिनेट में वापसी भी हो सकती है, लगभग ये तय है। जो राजभर और बीजेपी के बीच खटास थी, वो अरुण राजभर की शादी ने पुराने गिले शिकवे मिटा दिए। दोनों एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करा चुके हैं। अब इंतज़ार और ऐलान बाकी है। वैसे भी राजभर ब्रजेश पाठक के आसपास आए दिन आप लोगों को दिखते हैं, कभी दयाशंकर के साथ दिखते हैं। तो ये जो मेल मिलाप है, ये खाली दोस्ती तक नहीं है, ये राजनीतिक गठबंधन तक भी जाने वाला है। और इस बार राजभर भी चाहते हैं कम से कम संजय निषाद के बराबर वो अपनी स्थिति को ले आएँ।
अपने परिवार और कुनबे के लिए भी उनको बहुत कुछ करना बाकी है। और अभी योगी की करीब 4 साल की सरकार है, तो ऐसे में अलग रह के कितने दिन अकेले अकेले चला जाए। न गांव की सड़क बन पा रही है, न छाया का कोई इंतजाम है, न सुरक्षा सिक्योरिटी, ये सब तामझाम कुछ नहीं है। तो कम से कम दोस्ती होने पर इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना तो नहीं पड़ेगा। अब बात उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की, एक ऐसी खबर की जो पिछले सप्ताह तबादले हुए IAS अफसरों के, उसके कुछ रहस्य हैं। उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी हम आपके सामने चर्चा करेंगे। इन तबादलों में 2 ऐसे अफसर हटाए गए जिन पर चर्चा किया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला नाम है बागपत के DM राजकमल यादव का, और दूसरा नाम है NHRM की MD रही अपर्णा यू का। इन 2 तबादलों में चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि इनसे सरकार नाराज़ थी, इन पर आरोप थे, इनको हटाया गया, लेकिन इनको कोई महत्वहीन जगह नहीं भेजी गई, कोई संटिंग नहीं की गई है, इनको फिर से ठीक ठाक जगह दी गई है। तो दर्शाता ये है कि जिससे सरकार नाराज़ हो, ज़रूरी नहीं कि उसको ख़राब जगह भेजे या उसका बहुत नुकसान करे। क्यों? उसके पीछे कारण है, मैं आपको बताता हूँ कि इन तबादलों के पीछे जो रहस्य है वो ये है कि कार्रवाई तो हो गई। कार्रवाई कारण क्या था? बागपत के DM राजकमल यादव पर अवैध खनन में बदनाम होने का आरोप लगा। बताया यह जाता है कि सरकार के किसी ताकतवर अफसर के कहने पर राजकमल यादव खनन के क्षेत्र में लोगों को छूट दिए हुए थे, और इसमें उनके साथ खनन अधिकारी हवलदार यादव की भी संलिप्तता के आरोप लगे थे। हालांकि राजकमल को हटाने के बाद खनन अधिकारी हवलदार यादव को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजकमल कोई अकेले खनन की मलाई के लिए नहीं लगे हुए थे खाने में। वो एक हिस्सा, उसका जो टुकड़ा था, वो भी कहीं ना कहीं पहुंच रहा था। मुख्यमंत्री से जब अवैध खनन की बागपत में शिकायत हुई तो राजकमल यादव पर कार्रवाई हुई, क्योंकि मामला खुलेआम चल रहा था, अवैध था। जिस पॉइंट को लेकर खनन के लिए कहा गया था, उस पॉइंट का कोई अधिकार संबंधित खोदने वाले के पास नहीं था। इतना ही नहीं, ये भी बताया जाता है कि राजकमल यादव पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में गए थे अपने समाज के, जहां पर कवि और एक शायर हैं, उन्होंने उनकी उपस्थिति में उनके साथ हुई टोका टाकी और बेइज्जती की शिकायत भी मुख्यमंत्री कार्यालय में CM योगी के यहाँ की थी, और उसकी नाराज़गी का भी खामियाजा राजकमल यादव को भोगना पड़ा। बहरहाल ये तो जो हो रहा था शासन के निर्देश पर। दूसरा मामला आपको बताएं कि जो अपर्णा यू हैं NHRM में, जिनके ऊपर आंध्र प्रदेश में कौशल विकास मिशन में घोटाले का आरोप लगा, उसमें उनके अपने पति जो जेल चले गए, फिर उनको जमानत मिली। इतनी बदनामी के बावजूद भी उनको नहीं हटाया गया था, और उनको पूरा मौका दिया गया कि वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से अरेस्ट स्टे ले आए। जब अरेस्ट स्टे ले आए, बदनामी चरम पर थी, तब ये हुआ कि अपर्णा यू को NRHM से हटा दिया जाए। हटाने के बाद भी उनको कोई राजस्व परिषद या कोई अटैचमेंट या वेटिंग में नहीं डाला गया है। उनको बेसिक शिक्षा जैसे बहुत महत्वपूर्ण और बड़े महकमे का सचिव बनाया गया है। तो ये जो तबादले होते हैं, ये दिखावे के लिए होते हैं। ये जो नाराज़गी होती है, ये खाली दिखावे के लिए होती है। ये सब बातें अंदर खाने बहुत कुछ दूसरा IAS अफसरों में चलता है, और उनको आगे महत्वपूर्ण विभाग दे दिया जाता है कहने को कि हमने यहाँ से हटा दिया। अब आप अपर्णा यू की किस्मत देखिए कि बिजली में रही, वहाँ पर PF घोटाला हुआ, 4000 करोड़ का हुआ। CBI उनकी जांच कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। वहाँ पर जब बहुत हल्ला मचा तो उनको उठा के NRHM में डाला गया, जो बहुत बड़ा महकमा है, केंद्र सरकार से फंडिंग है, इंडिपेंडेंट चार्ज है। वहाँ से वो तब तक एक आंध्र प्रदेश के बवाल उनके ऊपर आ गया, हस्बैंड गिरफ्तार हो गया, वो भी फंसी हैं। अब जब यहाँ हल्ला मचा कि इन पर कार्रवाई हो, बचाए रह गए, कार्रवाई नहीं होने दी गई। अब उनको एक सेफ रास्ता देके फिर दूसरी जगह महत्वपूर्ण पोस्टिंग दे दी गई।
तो ये जो खेल शासन सत्ता में चलते हैं वो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इनको आप भी जानिए कि इन तबादलों के पीछे जो दिखावा है, सच्चाई क्या है उसकी और उसका रहस्य क्या है। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का दिमाग इन दिनों आसमान पर है। हालांकि उनका जो विभाग है वो ज़मीन पे काम करता है, गरीबों को यातायात सुविधा उपलब्ध कराता है, रोडवेज की बस से उनको ढोता है, लेकिन उनके विभाग की हालत, उनकी बसें चाहे जितनी खटारा हों, हालात सुधरने का नाम ना ले रहे हों। लेकिन दयाशंकर अपने विवादित बयानों को लेकर इन दिनों बहुत चर्चा में हैं और ये कह सकते हैं कि वो संवेदनहीन बयानों की ओर बढ़ रहे हैं। उनका आचरण ऐसा है कि जो लोगों को तकलीफ़ दे रहा है, लोगों के मरने पर भी उनका हृदय, उनका दिल पसीजता नहीं है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भयंकर गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, हीट वेव से लोगों की मौत हो रही है और मंत्री दयाशंकर इसको मजाक के तौर पर लेते हैं। भाई उनका अपना सब ठीक है, उनके अगल बगल चारों तरफ सारी सुविधाएं हैं, माल मत्ता पूरा आ रहा है भरपूर, उनको क्या पड़ी है, बिल्डिंग बन रही है, मकान बन रहा है, जहां रहते हैं सरकारी मिलय है, अपना सब कुछ इस समय चौचक है। बलिया से जहां परिवहन मंत्री खुद विधायक हैं, वहां भीषण गर्मी में लगातार मौतें हो रही हैं और इन मौतों पर दुख जताने के बजाय दयाशंकर ये कहते हैं कि गर्मी के दिनों में मौत होती ही है, कोई नई बात नहीं है। बुजुर्गों के प्रति उनके मन में शायद अब तनिक भी दया भाव, समभाव कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि गर्मियों में जो मौतें होती हैं वो 60-70 साल के लोग हैं, उनकी मौत हो जाती है तो कौन बड़ी बात है, वैसे भी इतनी उम्र के लोग मरते ही रहते हैं। अब आप सोचिए कि यूपी सरकार का एक मंत्री लोगों की दुखों पर, लोगों की मौत पर इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देकर क्या साबित करना चाहता है कि हम ताकत में हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों के दुखों को भूलकर अपनी मौज मस्ती में, आनंद में मस्त हैं। दयाशंकर वही मंत्री हैं जिनके लिए कहा जा सकता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। बदलापुर महोत्सव में उनका डांस बड़ा चर्चित रहा है। बदलापुर जौनपुर इलाके में है जहां पर मंत्री जी मंच पर डांस करते नजर आए और उनके विभाग की हालत देखिए कि रोडवेज के लोग इस गर्मी में धक्का लगाते हैं तब वो स्टार्ट होती है, कहीं खिड़की टूटी है, कहीं शीशा टूटा है, गर्मी से लोग तरबतर हैं, कूड़ा फैला हुआ है रोडवेज की बसों में, साफ सफाई के नाम पर झूठा दावा करते हैं और आकर आनंद उठा रहे हैं। लोगों की मौत से उनको कोई सरोकार नहीं है। दयाशंकर अपने निजी जीवन को लेकर भी विवादों में रहे हैं। कुछ दिन पहले उनका अपनी पत्नी के साथ तलाक भी चर्चा में रहा है। लेकिन सत्ता का नशा इस कदर नहीं होना चाहिए कि लोगों की मौत पर भी उसको आप हवा में उड़ाने लगें। डांस करिए, आपको नृत्य का शौक है, रोम जले, नीरो बंसी बजाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस भीषण गर्मी में लोगों की दुख और तकलीफ देखिए, बसें आग उगल रही हैं, सड़कों पर इतनी तगड़ी गर्मी है, अस्पतालों में लोगों के लिए जगह नहीं बची है, लेकिन मंत्री जी को इसकी परवाह नहीं है। मंत्री को तो एसी में बैठकर ऑफिस चलाना है, एसी गाड़ी है, सारा कुछ सुख सुविधाएं मौजूद हैं। तो सत्ता के नशे में दयाशंकर शायद अपने पुराने दिनों को भूल गए हैं। उनके पैर अब आसमान पर हैं, ज़मीन पर पड़ नहीं रहे हैं। लेकिन वक्त सबका फैसला करता है, देर सवेर सबको इसी धरती पर आना है और तब उनके सारी पिछले अतीत का भी हिसाब किताब होता है। अब बात बिजली में मचे हाहाकार की। हाहाकार इसलिए है कि हीट वेव है, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान हैं, लोग घरों में सो नहीं पा रहे हैं, लोग दिन में तो काट लेते हैं, रात नहीं कटती है। गांव से लेकर शहर तक भयंकर बिजली कटौती का सामना उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कहावत है कि करे कोई भरे कोई, यानी कि अफसरों की नाकामी का खामियाजा मंत्री और सरकार को भोगना पड़ता है। इतना ही नहीं, राजधानी लखनऊ जो वीवीआईपी जिला है, मिनिस्टर से लेकर सारे अधिकारी यहाँ रहते हैं,
यहाँ बिजली कटौती पर रोज हंगामा हो रहा है। बिजली स्टेशन पर लोग मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, पुलिस बुलानी पड़ती है, सारे रोस्टर धड़ाम हो चुके हैं। लेकिन ऊर्जा विभाग में 4-5 साल से जमे बैठे एम देवराज जैसे अफसरों पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। देवराज जैसे अफसर गांवों को 18 घंटे बिजली आपूर्ति करने का दावा करते हैं, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं वो जानते हैं कि सच्चाई ये है कि आज की तारीख में गांवों को 8 से 10 घंटा भी बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली विभाग के चेयरमैन देवराज की जो मनमानियां हैं उसकी वजह से बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का काम देवराज ने पिछले 3 सालों से होने नहीं दिया। कोरोना काल में जो एम देवराज भरपूर बिजली देकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, अब उनको जब असली गर्मी की शुरुआत हुई तो कहीं ट्रांसफार्मर फूंक रहा है, कहीं तार टूट रहे हैं, कहाँ जहाँ फॉल्ट आ जाती है वो बन नहीं पाती, क्योंकि स्टोर में बिजली विभाग के पास मेंटेनेंस के लिए ना कोई सामान है, ना केबल है, ना तार है। और यहाँ साहब का सिक्का चल रहा है। साहब जिसको चाहते हैं उसको कत्ल कर देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको इनाम दे देते हैं। देवराज ने अपने जैसे ही भवानी सिंह खंगारौत को एक मध्यांचल का एमडी बना रखा है। लखनऊ में बिजली को लेकर लाठियां चल जाएं, लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगें, पावर हाउस फूंक जाए, लेकिन 8 बजे के बाद खंगारौत किसी आम आदमी का, किसी का टेलीफोन तक नहीं उठाते हैं। ये है मध्यांचल के एमडी भवानी सिंह खंगारौत। एक से बढ़कर एक आपको बिजली विभाग में अफसर मिलेंगे। अब आप बताइए कि जब ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि नहीं होगी, लोड और पावर की डिमांड हर साल बढ़ रही है, तो ऐसे में खुद को ईमानदार घोषित करके बिजली विभाग का भट्टा बैठाने वाले देवराज और खंगारौत जैसे अफसरों को सरकार कब तक और क्यों बर्दाश्त कर रही है। देवराज ने बिजली विभाग की हालत इस तरह से कर दी है कि वो मौका पड़ने पर पूरी तरह से नंगी हो जाती है। मंत्रियों के सामने जिलों में जाने पर लोग सवाल खड़ा करते हैं। सरकार कहती है कि हमने तलब किया, मीटिंग करती है, लेकिन उनके अधिकारी जनता का, जो लोग बिजली कटौती से परेशान हैं, उनका फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। भीषण गर्मी में लोगों का हंगामा चल रहा है, लोग रात में घरों से निकलकर बवाल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बिजली विभाग के अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज लखनऊ ही नहीं, कानपुर, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हर ओर बिजली को लेकर हाहाकार है। संसाधनों का अभाव है और सब पर कुंडली मारे बैठे हैं एम देवराज। चीफ इंजीनियर तक एक पेन तक नहीं, बोल्ट तक नहीं खरीद सकते, और बदनामी मंत्री ए.के. शर्मा और योगी सरकार की झोली में डालते जा रहे हैं। बिजली एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर सरकार को सबसे ज़्यादा जनता की नाराज़गी झेलनी पड़ती है। कोई अफसर सरकार के लिए इतना चहेता और दुलारा ना हो जाए कि उसकी कीमत पर वो वहाँ पर मौज काटे बना रहे और बैठा रहे। मंत्रियों की स्थिति ऐसी ना कर दी जाए कि अफसर अपने हिसाब से फैसला लें, एनटीपीसी से सीधे तार जोड़ ले, बीच के लोगों को कुछ ना समझें। ये पद दिखावटी खाली नहीं बना है, जो मंत्रियों के अधिकार हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए। अफसरों पर लगाम लगाने का भी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अब बिजली विभाग में देवराज 4 साल से ज़्यादा हो गया है। अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेते तो 1 साल से जो मंत्री बना है उसकी जिम्मेदारी कैसे फिक्स की जाएगी। इस तरह के अफसरों पर जो दिखावटी तौर पर ईमानदार हैं और जिनके नीचे भ्रष्टाचार फैला है, जिनके विभाग में कहीं 2-2, 3-3 चार्ज देकर खंगारौत जैसे अधिकारी मध्यांचल में मनमानी कर रहे हैं और खुद ईमानदार बनते हैं, उनसे सरकार पूछताछ क्यों नहीं करती है। बड़े सारे सवाल है कि मंत्री तो 5 साल के लिए है, उसकी जनता के प्रति जवाबदेही है। ये जो 40 साल के लिए नौकरी में आए हैं, ये 4 साल से जो यहाँ बैठे हैं, जो एक एक आदमी को 4-4 चार्ज दिए बैठे हैं, इनसे पूछताछ कौन करेगा? इनकी जवाबदेही किसके प्रति है? बहरहाल पावर सेंटर में आज इतना ही। जाते जाते आज हम आपको राहत इंदौरी के उस शेर के साथ छोड़ जाएंगे जिसमें आदमी को हर हाल में अपनी खुददारी के साथ जीना सीखना चाहिए।
ईमानदारी और आचरण सिर्फ कहने और बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, उसका जीवन में असर और आम आदमी पर उसके पड़ते हुए लाभ को भी, प्रभाव को भी दिखना चाहिए। सुनिएगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। और जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आँखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। नमस्कार।